नमस्कार, कैसे आप सब। आज की इस कक्षा के माध्यम से फरवरी 2021 में बिहार से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं एक एक घटनाओं की। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे 2020 का जो इलेक्शन था अक्टूबर-नवंबर महीने में हुआ था और उसका रिजल्ट आया। तत्पश्चात बिहार में मंत्रिमंडल का गठन किया गया और इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत किन को कौन सा विभाग मिला, एक बार पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी पर भी हम नज़र डालेंगे। ये कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक बार बता दूं, बिहार स्पेशल की जो आपकी कक्षाएं आयोजित की जा रही है लाइव ऑफलाइन के माध्यम से, उसकी अंतिम एडमिशन की तारीख जो है वो 10 तारीख होगी और 10 तारीख से एक नया भी बैच प्रारंभ हो रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास। आप सभी चाहें तो उससे भी जुड़कर उसका लाभ ले सकते हैं। उसकी कक्षा 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं और देखते हैं सबसे पहले बिहार मंत्रिमंडल में किसको कौन सा विभाग मिला। सबसे पहले यहाँ पर बात करें नीतीश कुमार जी की। सबसे पहले बात करें नीतीश कुमार जी की। ये जो पीडीएफ है, ये सारे पीडीएफ जितने भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बीपीएससी जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 7वीं बार शपथ लिया है और लगातार बात करें तो लगातार 4थी बार इनके द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया गया है। तो कितनी बार? 7वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री बनने की बात करें तो 4थी बार ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के 40वें मुख्यमंत्री के रूप में, जबकि व्यक्तिनुसार यानी कि व्यक्ति के आधार पर जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं उसके आधार पर देखें तो ये बिहार के 23वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री पद के आधार पर देखें तो ये 40वें मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन पद पर बैठने वाले जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति के अनुसार देखें तो ये 23वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। और क्या क्या यहाँ से विशेष बातें हैं जो आपके प्रश्न में पूछी जा सकती है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो रेणु देवी की बात करें तो ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हुई है ना। पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में रेणु देवी जी के द्वारा यहां पर शपथ लिया गया है। और विशेष बात क्या हुआ है तो पहली बार बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री बने हुए। कौन? तो एक तो रेणु देवी और दूसरे यहां पर तारकिशोर प्रसाद। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कौन कौन? तो एक तो रेणु देवी और दूसरे यहां पर तारकिशोर प्रसाद जी। और देखिएगा यहां पर और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो एक व्यक्ति है यहां पर जयंत राज। जयंत राज से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है तो सबसे युवा मंत्री बने हुए हैं। ये जो मंत्रिमंडल गठित हुई है इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत सबसे युवा मंत्री की बात करें तो वो है जयंत राज, ठीक है। इनको कौन सा विभाग मिला हुआ है तो ग्रामीण कार्य विभाग मिला हुआ है। इनको कौन सा विभाग? ग्रामीण कार्य विभाग इनको दिया गया है। और देखा जाए ये तो युवा हो गए भैया। सबसे उम्र दराज की बात करें, सबसे उम्र दराज कौन है तो यहां पर श्रवण कुमार जी हैं। ये सबसे उम्र दराज मंत्री हैं और इनको विभाग दिया गया है ग्रामीण विकास का। तो ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है श्रवण कुमार जी का और ये सबसे उम्र दराज मंत्री हैं इस कैबिनेट के अंतर्गत। और देखिएगा और किसको क्या क्या विभाग मिली हुई उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगली बात करें रेणु देवी की तो रेणु देवी यहां पर एक तो उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ इनको आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यहां पर दिया गया है। शीला कुमारी की बात करें तो शीला कुमारी को यहां पर परिवहन विभाग दिया गया है और लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिया गया है। 3 महिलाएं हैं यहां पर, है ना। तो मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल में 3 महिलाओं को स्थान मिला हुआ है। कौन कौन? तो रेणु देवी, शीला कुमारी और लेसी सिंह। किनको कौन सा विभाग दिया गया है इसकी भी चर्चा हमने यहां पर कर ली, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा और क्या क्या यहां पर हम देख सकते हैं, ठीक। आगे देखिएगा तारकिशोर प्रसाद जी की बात करें तो तारकिशोर प्रसाद जी एक तो उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ इनको वित्त विभाग मिला हुआ है, वाणिज्य कर विभाग मिला है, नगर विकास एवं आवास विभाग, इतने विभाग इनको सौंपे गए हैं। फिर आगे देखें तो विजय कुमार चौधरी जी हैं, इनको शिक्षा विभाग एवं संसदीय कार्य इनको सौंपा गया है। विजेंद्र प्रसाद यादव जी को ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग सौंपा गया है। अशोक चौधरी जी की बात करें तो इनको भवन निर्माण विभाग
सौंपा गया है। संतोष कुमार सुमन जी की बात करें तो लघु जल संसाधन अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग सौंपा गया है। मुकेश साहनी जी की बात करें तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सौंपा गया। मंगल पांडे जी की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया। अमरेंद्र प्रताप सिंह की बात करें तो कृषि विभाग सौंपा गया। उसके बाद यहां पर बात करें डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सौंपा गया। जीवेश कुमार जी को श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सौंपा गया। रामसूरत कुमार जी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सौंपा गया। सैयद शाहनवाज हुसैन जी को उद्योग विभाग, मदन साहनी जी को समाज कल्याण विभाग, प्रमोद कुमार जी को गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग, संजय कुमार झा जी को जल संसाधन सूचना और जनसंपर्क विभाग यहां पर सौंपा गया। और देखें तो यहां पर सम्राट चौधरी जी हैं, इनको पंचायती राज विभाग सौंपा गया। नीरज कुमार सिंह को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सौंपा गया। सुभाष सिंह को सहकारिता विभाग, नितिन नवीन जी को पथ निर्माण विभाग सौंपा गया है। आगे देखें तो आगे हैं सुमित कुमार सिंह, इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सौंपा गया। सुनील कुमार जी को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग सौंपा गया। आलोक रंजन जी को कला संस्कृति एवं युवा विभाग सौंपा गया है। मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नारायण प्रसाद जी को पर्यटन विभाग, जबकि जनक राम जी को खान एवं भूतत्व विभाग सौंपा गया है। ये सारे वो सभी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मंत्री हैं, जिनका पीडीएफ आपको जारी किया गया था जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। इसमें से कुछ व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस्तीफा भी दे दिया गया है, तो आने वाले जो महीनों में कब उनके द्वारा दिया गया उन सब की भी चर्चा करेंगे, आप भी अपने स्तर पर देख लीजिएगा। तो ये सभी पीडीएफ जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया वहां से मैंने इसको सम्मिलित किया गया है, और देखा जाए तो लगभग 31 लोग मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए हैं जिनका जिक्र हमने यहां पर कर लिया है। ठीक है ना, सारी चीजें हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहां मिलेगा तो बीपीएससी है ना, टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी, इसको सर्च करना है और इससे जुड़ जाना है। जितनी भी यहाँ पर महत्वपूर्ण वीडियोस आएंगी जिनका पीडीएफ दिया जाएगा वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो फरवरी माह में घटी हुई है। देखिएगा, सबसे पहली बात कि बिहार के द्वारा ई भंडारण प्रणाली लागू किया गया है ना, तो बिहार ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ई भंडारण प्रणाली किस हिसाब से, तो देखिएगा, जहां पर हमारी भंडारण होती है, खाद्यान्न भंडारित होती है, जो हमारे ठंडा घर जिनको सामान्य भाषा में कहते हैं, जो भंडारण स्थल है, तो यहां पर सबसे पहले तो किसानों को जानकारी लेनी पड़ती है कि भैया वहां पर जगह है या नहीं, भंडारण हो रहा है तो किस चीज का भंडारण हो रहा है। तो इस चीज को सीधे डिजिटली कर दिया गया, ई भंडारण प्रणाली प्रारंभ कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक क्लिक पर जान सकता है कि किस भंडारण मतलब कौन सा क्षेत्र है जहां पर भंडारण क्षमता जो है वो खाली है और वहां पर किस चीज का भंडारण किया जा रहा है। तो इससे खाद्यान्नों को भंडारित करने में आसानी होगी। तो याद रखिएगा, देश में, पूरे देश में बात करें तो ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला बिहार पहला राज्य यहां पर बना हुआ है। और देखिएगा और क्या, तो बिहार जो है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल निम्न कार्बन उत्सर्जक विकास की रणनीति पर पहल करने वाला राज्य बना हुआ है। जो यहां पर निम्न कार्बन उत्सर्जक यानी कि वैश्विक तापन की आप चर्चा बार बार सुनते हैं। वैश्विक तापन क्यों हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन का उत्पादन हो रहा है, और कार्बन का उत्पादन फैक्ट्रियों के माध्यम से हो जाता है। बहुत सारे यहां पर इलेक्ट्रिक हमारी व्हीकल क्यों चलाया जा रहा है, जो व्हीकल हम चलाते हैं उसमें पेट्रोल डीजल जलाते हैं, तो इनके जलने से भी कार्बन का उत्सर्जन होता है ना। उसके बाद आप बहुत सारी चीजें देखते हैं जिसकी वजह से कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, और कार्बन के उत्सर्जन के कारण आपको वैश्विक तापन देखने को मिल रहा है, यानी कि जो पृथ्वी का तापमान है वातावरण का उसमें वृद्धि हो रही है। तो यहां पर कई सारे देश जो हैं इसके प्रति कटिबद्ध है कि हम जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। और इस संदर्भ में देखें तो बिहार ने भी अपनी ये प्रतिबद्धता जताई हुई है कि हम भी क्या करेंगे, निम्न कार्बन उत्सर्जक विकास की रणनीति पर बल देंगे। यानी कि जो भी हम कार्य करेंगे वहां पर ध्यान ये रहेगा कि हम कार्बन का उत्सर्जन जो है वो हम कम से कम रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा राज्य कौन बना हुआ है, तो अपना बिहार बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा
जलवायु परिवर्तन पर धरती मैया नामक दुनिया का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट को लॉन्च किया गया है। कहां है ना, भोजपुरी पॉडकास्ट को लॉन्च किया गया है। नाम क्या है इसका, धरती मैया। भोजपुरी में होगा है ना, हिंदी में होता तो धरती माता होती, भोजपुरी में हुआ तो धरती मैया हो गया है। पॉडकास्ट क्या होता है, तो जिसमें केवल ऑडियो होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके है ना, तो इसको हम बोलते हैं पॉडकास्ट, यानी कि ऑडियो को कास्ट किया गया। तो ये किस पर, जलवायु परिवर्तन पर किया गया है, धरती मैया नामक। और ये दुनिया का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहले भोजपुरी पॉडकास्ट का नाम क्या है, तो धरती मैया है। ये भी बात याद रखिए। किस पर आधारित है, तो जलवायु परिवर्तन पर, क्योंकि जलवायु के आधार पर ही जो हमारी धरती है सुरक्षित रह सकती है ना, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है धरती मैया। ठीक, आगे बढ़िएगा, आगे क्या क्या और है देखिएगा। हर जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में वन नेशन वन क्रॉप के तहत बिहार के पटना जिले के मसूर दाल और गेंदा फूल के फसल को सम्मिलित किया गया है। क्या यहां पर योजना क्या है, तो वन नेशन वन क्रॉप, यानी कि इसके माध्यम से क्या है कि इसके माध्यम से देखा जाए, ठीक है, तो इसके माध्यम से हर जिले का है ना, हर जिले की हम बात करें, क्लियर है, तो पटना जिले के मसूर दाल और गेंदा फूल के फसल को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसके अंतर्गत, तो केंद्रीय बजट 2021-22 को, है ना। इसके माध्यम से क्या होगा कि जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से लाया गया है। ठीक है, इसके साथ ही आप और भी सुने होंगे, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे, है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी ऐसी भी योजना यहाँ पर चलाई गई है। ठीक, उसके बाद देखिएगा आगे, हम देखें आगे और क्या क्या देखेंगे। तो उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए बिहार में इंटर पास होने वाली अविवाहित महिलाओं को मिलने वाली राशि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, है ना, 7 निश्चय पहले चला हुआ था, वो वर्जन 1 था, अब वर्जन 2 चल रहा है ना। तो 7 निश्चय वर्जन 2 में पहले ये 10,000 की राशि दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये भी बात याद रखिएगा, आत्मनिर्भर बिहार के जो 7 निश्चय हैं, है ना, इसका वर्जन 2 आया है। इसके अंतर्गत कोई भी ऐसी लड़की जो अविवाहित है और वो इंटर पास करती है, तो उसको 10,000 के स्थान पे अब 25,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, और देखिएगा इसी 7 निश्चय 2 के तहत ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक ऐप जारी किया गया है। कौन सा, वंडर ऐप, और साथ ही साथ एक पोर्टल का भी लॉन्च किया गया है। ये कौन सी है, अश्विन पोर्टल। तो ये बातें याद रखिएगा, किसके तहत, तो 7 निश्चय 2 के तहत ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा वंडर ऐप और अश्विन नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये भी बात याद रखिएगा। अब 7 निश्चय की बात आ रही है, तो 7 निश्चय देख लीजिएगा। 7 निश्चय, ये 7 निश्चय 2 है। ठीक है, इसके तहत क्या क्या यहां पर बातें की गई है देखिएगा। सबसे पहले युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी कि बिहार की प्रगति बिना युवा शक्ति के नहीं हो सकती, तो युवा शक्ति को क्या करना है, बढ़ावा देना है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, और इसी के तहत आपको 10,000 की राशि अब 25,000 कर दी गई है। सशक्त महिला रहेगी, सक्षम महिला रहेगी। हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, तो गांव स्वच्छ रहेगा तो समृद्ध रहेगा। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीजें, ये क्या है, 7 निश्चय है किसके, बिहार सरकार के। ये बातें याद रखिएगा। इसके अलावा और देखिएगा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार को 11वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, 11वां स्थान किसमें, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि क्या क्वालिटी है स्कूल एजुकेशन को लेकर, इस आधार पर बिहार को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिएगा तो 5,462 बेड वाले दुनिया के दूसरे और देश के पहले सबसे बड़े अस्पताल का शिलान्यास जो है पटना में रखा गया है ना। पटना में देश का सबसे बड़ा अस्पताल खोला जा रहा है, कहां, पटना में। ठीक है, तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है और अपने देश का सबसे पहला बड़ा यहां पर हॉस्पिटल है। सबसे बड़ा यहां पर हम देखें दुनिया में, तो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो आपको ताइवान में है, वहां पर 10,000 बेड है। तो 10,000 बेड वाला सबसे बड़ा अस्पताल आपको ताइवान में देखने को मिलेगा और उसके बाद दूसरा आपको पटना में देखने
देखने को मिलेगा, जहां पर 5462 बेड उपलब्ध होंगे। और देखिएगा डॉक्टर एस.सी. मिश्रा बिहार स्वास्थ्य सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति पाने वाले देश के पहले चिकित्सक हैं और इन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सर्वोच्च सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। तो ये बातें यहां पर याद रखिएगा, बिहार स्वास्थ्य सेवा में थे, यहां से भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में इनकी प्रोन्नति की गई है। ठीक है, आगे देखिएगा उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र पूर्णिया में बनाया गया है। ठीक है, उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एवं जांच केंद्र पूर्णिया में बनाया गया है। और देखिएगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डॉक्टर राजीव कुमार को बिहार राज्य का निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो बिहार राज्य के निर्देशक के रूप में किनको? डॉक्टर राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक, आगे देखिएगा, आगे है दरभंगा के हिमांशु मिश्र ने 1 मिनट में 171 बार है ना फुटबॉल को किक मारने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दरभंगा के हिमांशु मिश्र ने 1 मिनट में 171 बार फुटबॉल पर किक मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ठीक है, 1 मिनट में 171 बार किक, है ना, आप समझ सकते 6 या 18, है ना, लगभग 1 सेकेंड में 3 बार से थोड़ा ही कम यहाँ पर किक मारा जा रहा है। देख सकते हैं कितना फास्ट है ये। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा अगला, जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बिहार के गया जिले में अरण्यक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। अरण्यक यानी कि जंगल बुक होता है ना, तो जंगल में जो शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थ हैं, है ना, उसको राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बिहार के गया जिले में अरण्यक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। ठीक, आगे देखिएगा बिहार सरकार के द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत 133 वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि को संरक्षित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 25 वेटलैंड होंगे। ठीक है, वेटलैंड होंगे। यहां पर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में 3 वेटलैंड पहले से ही संरक्षित हैं। कौन कौन से? तो कांवर है बेगूसराय में, बारिला है वैशाली में, और कुशेश्वर स्थान है कहां? दरभंगा में। ठीक है, तो 3 तो पहले से यहां पर संरक्षित हैं। और कांवर झील की बात करें तो ये रामसर साइट में शामिल होने वाला बिहार राज्य का पहला ये वेटलैंड था। और साथ ही साथ देश के स्तर पर देखें तो देश के स्तर पर 39वां वेटलैंड था। ठीक है, कौन? तो कांवर झील। क्लियर है ना, जो बेगूसराय में है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहां? तो पटना में बनाया जाएगा भैया। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत डॉल्फिन को अत्यधिक विलुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है। ये भी बात यहां पर याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा बिहार के मधुबनी जिले के वीरेंद्र नारायण झा को जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग संकलन में 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार का पुरस्कार दिया गया है ना। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार किनको? तो वीरेंद्र नारायण झा को दिया गया है। यह भी बात याद रखिएगा। आगे देखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया में राज्य के पहले पूर्णतया ऑटोमेटेड लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। पूर्ण रूप से ये ऑटोमेटेड है। जैसे जाते हैं ना पुस्तक लेने के लिए, पुस्तक लीजिए, फिर ठप्पा लगाइए, उसके बाद आपको वो सारी कार्ड वार्ड पे भी ठप्पे लगते हैं, ये वैसा नहीं है, पूर्णतः ऑटोमेटेड है। तो कहाँ बना हुआ है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो गया में है, यहाँ पर बनाया गया है। ये ऑटोमेटेड लाइब्रेरी यहाँ पर है। ठीक है, और देखिएगा सैनिटरी नैपकिन की पैकेजिंग की 3 यूनिट स्थापित करने के लिए पटना नगर निगम ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ के साथ समझौता किया है। तो किसने? तो पटना नगर निगम ने। कई बार ऐसे प्रश्न देता है और राज्य का नाम देता है और साथ ही साथ जो हमारा ऑप्शन है ये भी देगा। तो कई लोग क्या बिहार लगा देंगे, लेकिन देखा जाए तो बिहार में कौन? पटना नगर निगम ने ये समझौता किया हुआ है। किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ के साथ। क्लियर है ना? चलिए आगे देखिएगा बिहार राज्य सरकार के द्वारा राज्य के
लोगों को भरपूर बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य के साथ 2500 मेगावाट बिजली खरीद के लिए समझौता किया गया है। किससे? तो छत्तीसगढ़ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को बिहार में तक लाया जाए और सभी तक पहुंचाया जाए। ठीक है ना। पहले बिहार में देखे तो 2-3 घंटे ही बिजली आती थी, अब 2-3 घंटे कटती है या फिर ना भी कटती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा। ठीक, आगे देखिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के पटना शहर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, है ना। कहाँ? तो बिहार के पटना शहर में प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। और ये भी बात याद रखिएगा, पटना के साथ साथ हम देखें तो देश के अन्य 3 शहरों में भी लगाया जाएगा। कहाँ? अहमदाबाद, बेंगलुरु और वाराणसी, यहाँ पर भी प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। तो 4 जगह, कहाँ? पटना, अहमदाबाद, बेंगलुरु और वाराणसी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा बनाया जा रहा है ना। तो सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा कहां बनाया जा रहा है? तो पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में। ठीक, आगे देखिए। सीतामढ़ी के स्मृति गुप्ता को अमेरिकी जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में स्थान मिला है। स्मृति गुप्ता कहाँ की है? ये सीतामढ़ी की है। कहाँ स्थान मिला है? तो अमेरिकी जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिएगा। बिहार सरकार के द्वारा ई संजीवनी टेलीमेडिसिन नामक सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने पास के स्वास्थ्य उप केंद्रों पर ही विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श उपलब्ध करवाना और दवा एवं अन्य अस्पतालों में रेफर सुविधा की उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो बिहार सरकार के द्वारा ई संजीवनी टेलीमेडिसिन नामक सेवा की शुरुआत की गई। इससे होगा क्या कि हर गांव में देखें तो हर गांव में या पंचायती जो हमारा ग्राम पंचायत होता है वहां पर आपको स्वास्थ्य उप केंद्र होता है और वहां पर आपको दवाएं मिलती है। तो वहां पर भी आप जाके जो भी विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे तो उन विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से आप डायरेक्टली टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से उनसे बात कर पाएंगे, अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं, साथ ही साथ कौन सी दवाएं हैं सारी चीजें पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो यहीं से आपको रेफर भी कर दिया जाएगा। तो ये सुविधाएं बहुत ही यहाँ पर आसान हो गई। आपको ब्लॉक स्तर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने ग्राम पंचायत के स्तर पर भी ये सारी सुविधाएं ले पाएंगे। इस उद्देश्य से यहाँ पर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन नामक सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है ना। चलिए और देखिएगा। तो केंद्र सरकार की स्वदेशी दर्शन योजना के तहत बिहार के 3 शहरों को चुना गया है। कौन कौन? तो सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, इन 3 शहरों को स्वदेशी दर्शन योजना के तहत चुना गया है केंद्र सरकार के द्वारा। आगे देखिएगा और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो बिहार के सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है ना। किनको? सुशांत सिंह राजपूत को, ये बात याद रखिएगा। ठीक, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद को WHO की नेत्र विशेषज्ञों की सूची में भारत से इकलौते नेत्र विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि भारत से ये इकलौते ऐसे नेत्र विशेषज्ञ हैं जिनको WHO की जो नेत्र विशेषज्ञ टीम है उसमें सम्मिलित किया गया है डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। ठीक है, ये कहाँ के अध्यक्ष हैं? तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिएगा। बिहार के पटना जंक्शन पर भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा AC वेटिंग हॉल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, भारतीय रेल का सबसे बड़ा क्यों भैया? तो सबसे ज़्यादा जो देखा जाए लोग जो ट्रेवलिंग करते हैं ट्रेन के माध्यम से वो बिहार से ही करते हैं। ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा AC वेटिंग हॉल कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार के पटना जो जंक्शन है इसका एरिया कितना होगा? तो 7500 वर्ग फुट इसका एरिया होगा। और साथ ही साथ देख लीजिएगा देश का दूसरा सबसे बड़ा यात्री प्रतीक्षालय भी आपको पटना जंक्शन पर ही देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा AC और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर प्रतीक्षालय की बात करें तो वो भी आपको पटना जंक्शन पर ही देखने को मिलता है। अब देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2021 का आयोजन पटना में किया गया है। वन लाइनर के रूप में सारी चीजें याद करते हुए चलिएगा। यूएनडीपी के प्रयास से बिहार के पटना नगर निगम में प्लास्टिक बैंक वितरण कर योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो कहाँ की गई है? पटना नगर निगम में। किसके सहयोग से, किसके प्रयास से? तो यूएनडीपी के प्रयास से। ये बातें याद रखिएगा। ठीक, चलिए और देखिएगा। तो परिनिर्वाण यानी कि वो तो मृत्यु हो जाती है ना, परिनिर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। तो परिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति बोध गया में मई 2021 में स्थापित करने की बात कही गई है ना। कही गई थी कि मई 2021 तक किसकी? तो बुद्ध की, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है किस में? तो परिनिर्वाण मुद्रा में वो विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो है वो बोध गया में स्थापित की जाएगी। ठीक है ना, ऐसी बातें यहाँ पर की गई है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर अररिया के रानीगंज में खोला जाएगा। ऐसी बातें फरवरी में कही गई थी। पहला चिड़ियाघर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा चिड़ियाघर कहाँ? तो अररिया के रानीगंज में खोला जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा, बेहतरीन इको पर्यटन के रूप में कटिहार के गोगा बिल झील को राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा, ताकि यहाँ पर लोग क्या हो, यहाँ पर आए पर्यटक के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्यटक आए और आने के साथ ही इस क्षेत्र का यहाँ पर विकास हो पाए। ठीक है, तो इस उद्देश्य से इसको विकसित करने की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक पुस्तक है एक आंधी नरेंद्र मोदी। एक आंधी नरेंद्र मोदी, ये किनके द्वारा? तो संजय चौरसिया के द्वारा लिखा गया है पुस्तक है, याद रखिएगा। और अंतिम बात देखते हैं, तो पटना टेक्सटाइल इंजीनियर हैं हर्षलाल और इनकी जो टीम है, तो हर्षलाल और इनकी टीम के द्वारा कोरोना वायरस के लिए, है ना, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक इनके द्वारा चादर का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है वायरोसाइट्स एंटीवायरल केमिकल चादर। क्या नाम है? वायरोसाइट्स एंटीवायरल केमिकल चादर का निर्माण हर्षलाल और उनकी टीम के द्वारा किया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण खबरें थी जो आपको फरवरी महीने से संबंधित थी। इन सभी को अच्छे से देख लेना है, इन सभी को अच्छे से देख लेना है। और ये फरवरी महीने का हो गया। फिर मंडे को भी आप सभी को मिलेगा, मंडे को मार्च महीने का करंट अफेयर आप सभी को मिल जाएगा। इस बार देर इसलिए हुई क्योंकि तो जो मैंने बताया था वैक्सीनेशन को लेकर 2-3 दिन तो डिस्टर्ब रहे, इसलिए मंडे ट्यूसडे नहीं हो पाया। ठीक है ना, आज ये वीडियो आप सभी को मिल रहा है। इन सभी का आप अच्छे से रिकॉल करते हुए चलेगा और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल BPSC पर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं मंडे को अगले महीने के करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।